तुम कंफ्यूज होगे भाई कलिंग गेम को लेकर और तुम उसे इग्नोर कर रहे होगे कि कलिंग गेम क्या है, किस वजह से और जितनी भी सॉर्सर से लड़ाई होगी वो सब कलिंग गेम की देन है। तो तुम्हें कलिंग गेम समझना बहुत जरूरी है। उसकी वसीयत खुलती है और वसीयत में टोटल 3 लड़के हैं, 3 के 3 लड़के हैं जिनमें आता है तोजी फुसिगुरो, नायो जेनिन, जिनाची। ये तीनों के तीनों भाई हैं। जहाँ जेनिन खानदान का नेक्स्ट लीडर 27 लीडर मेगुमु फुसिगुरो को बनाया जाएगा और मेगुमु फुसिगुरो देखा जाए तो वो लीडर बन चुका है जेनिन खानदान का इनडायरेक्टली। समझा। और कलिंग गेम को अब सिंपल तरीके से मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ समझाने का, जहाँ पर कलिंग गेम एक्चुअल में भाई एक किलिंग गेम है जिसे है। और आखिरी आता है 8th रूल है कि गेम तब तक चलेगा जब तक कि केंजाकू खुश नहीं हो जाता, सेटिस्फाइज नहीं हो जाता भाई। मैंने जुत्सु काइसेन के भाई जीरो मूवी देखी है, जुत्सु काइसेन की भाई पहला सीजन देखा है, जिसे मैं देख के भाई मन में ये बात बोलता था कि डीमन स्लेयर के सामने एक दिन ये खड़े होकर बोलेंगे कि डीमन स्लेयर मैं तेरे बराबरी का हूँ। क्या वही ये मापा है जिन्होंने जीरो मूवी बनाई थी और सीजन 1 जुत्सु काइसेन की बनाई थी, जिसमें बिल्डिंग के डिस्ट्रक्शन वगैरह में डेप्थ दिख रहे थे। अब मैं वो चीजें जब मैंने पहले से देख रखी है, वो डिटेल वाइज चीजें देख रखी, तो मैं एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं लगाऊं कि भाई कम से कम इतना ना हो कि भाई पुरानी चीजें जो तुमने इंक्रीज करके नहीं दी है तो कम से कम डिक्रीज भी मत करो इतना। जुत्सु काइसेन के ऑलमोस्ट भाई 5 एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें से 3 ऑफिशियल हिंदी डब्ड आ चुके हैं और वो तीनों के तीनों मैंने स्ट्रीम कर रखा है और चौथा एपिसोड भी मैंने जापानीज में स्ट्रीम कर लिया है। जहां पर मैं बता दूं कि तुम कंफ्यूज होगे भाई कलिंग गेम को लेकर और तुम उसे इग्नोर कर रहे होगे कि कलिंग गेम क्या है, किस वजह से। और साथ में तुम नायो जेनिन को भी देख रहे होगे, उसने ऑरा फार्म किया, लड़ाई की। तुम भाई सोच रहे हो कि नायो जेनिन भाई क्यों भाई मेगुमु फुसिगुरो के पीछे पड़ा है और इतादोरी के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों उसे लड़ रहा था, उन चीज़ों को लेकर तुम कंफ्यूज हो गए। तो मैं तुम्हें वो सारी क्लियर करने वाली हूँ चीज़ें कि वो नायो जेनिन भाई किस वजह से आया है और साथ में कलिंग गेम क्या है और कलिंग गेम क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है अपने जुत्सु काइसेन में और तुम्हें वो क्यों जानना चाहिए, ना चाहते हुए भी तुम्हें कलिंग गेम समझना चाहिए। क्योंकि जुत्सु काइसेन की अगर आगे की सीरीज तुम कंटिन्यू करने की सोच रहे हो, जिनमें तुम्हें गोजो वर्सेस सुकुना की बैटल देखना चाहते हो, और स्पॉइलर अलर्ट, तुम मेगुमी की बॉडी टेक ओवर करते हुए सुकुना को देखना चाहते हो, तो ये कलिंग गेम की वजह से होने वाला है। और भी सॉर्सरर्स जितने भी भाई सुकुना से लड़ना चाहते हैं और भी सॉर्सरर्स से जो लड़ते हैं हमारे इतादोरी माँ की, जितनी भी सॉर्सरर्स से लड़ाई होगी वो सब कलिंग गेम की देन है। तो तुम्हें कलिंग गेम समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक प्लेस रखता है आगे के सीजन। उसके रूल रेगुलेशन तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि तुम जानते होगी कि कोई भी गेम अगर चलता है तो वो किसी नियम कानून से चलते हैं, उसे खेलने का कोई तरीका होता है। अगर तुम वो ना समझे तो तुम्हें कोई मज़ा नहीं मिलता है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो कलिंग गेम भी भाई वो इसी रूल रेगुलेशन के साथ आते हैं, जिनमें उसके 8 रूल रेगुलेशन है। वो डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें नायो जेनिन के बारे में बता दूं कि नायो जेनिन है कौन, किस वजह से है। तो जहां पर तुम्हें बता दूं कि तुमने पहले दूसरे एपिसोड में भी तुमने देखा होगा कि जेनिन खानदान का 26 लीडर यानी नाबितो जेनिन मारा जा चुका है। उसकी वसीयत खुलती है और वसीयत में कुछ बातें रहती हैं और उस वसीयत को समझने से पहले तुम जेनिन खानदान के फैमिली मेंबर्स को समझ लो कि कौन कौन है फिलहाल के टाइम पे। जहां पर सबसे पहले नाबितो जेनिन जो कि 26 लीडर रहते हैं, उनका एक छोटा भाई रहता है ओगी जेनिन। और ओगी जेनिन की 2 लड़कियां हैं, जिनमें आती है माकी और दूसरी आती है माही। माकी जो कि कर्जिस को देख नहीं पाती विदाउट चश्मे के, वो सिर्फ स्ट्रेंथ के बलबूते अपने फिजिक्स और बॉडी के बलबूते लड़ती है। वहीं पर माही जानिन आती जो कर्जिस को यूज कर पाती है बट स्ट्रेंथ बाय फिजिक्स बाय काफी वीक है। वो लड़की हैं दोनों की दोनों। और तुम्हें पता है होगा कि जेनिन खानदान में कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है लड़कियों को और साथ में एक्चुअल लाइफ में भी लड़कियों को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब आ जाते हैं नोबितो जेनिन के भाई उनके लड़कों की बात करें तो देखो उनके टोटल 3 लड़के हैं, 3 के 3 लड़के हैं, जिनमें आता है तोजी फुसिगुरो, नायो जेनिन, जिनाची। ये तीनों के तीनों भाई हैं। जहां पर मैं बता दूं तोजी सबसे बड़े बेटे के बारे में, तोजी जो कि मारा जा चुका है गोजो के हाथों, गोजो के बैटल में। अब तुम्हें मैं बता दूं कि तोजी की भाई एक लड़का है जो उसका रियल ब्लड से पैदा हुआ पड़ा है, जिसका नाम है मेगुमु फुसिगुरो। और एक उसकी लड़की भी है सुमिकी, जो कि अडॉप्ट किया हुआ है। मिसिस फुसिगुरो की वो लड़की एक्चुअल थी, ब्लड रिलेशनशिप उसके साथ था, तो उसे अडॉप्ट कर लिया तोजी फुसिगुरो ने और तोजी फुसिगुरो मारा जा चुका है। अब तोजी फुसिगुरो का छोटा भाई नायो जेनिन आता है और नायो जेनिन के बाद जिनाची सबसे छोटा बेटा आता है। टोटल नाबितो के 3 बेटे हो गए। तो अब मैं बता दूं
जब वसीयत खुलती है ज़ैनिन खानदान के सामने तो आता क्या है? तो देखो उस वसीयत में 3 ख़ास बातें रहती हैं। सबसे पहली बात ये रहती है कि 27th लीडर ज़ैनिन खानदान का नयो ज़ैनिन को बनाया जा चुके हैं, उसके बीच वाले बेटे को। फिर वहाँ पर दूसरी बात ये रहती है कि अगर उसे भाई जो ज़ैनिन खानदान के पास सीक्रेटली जो कर्ज़ को छुपाया जा चुका है और कर्ज़ वाले जितने भी वेपन्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए उसे अपने सबसे छोटे भाई जिनाची और अपने चाचा ओगी ज़ैनिन से भाई लिखित में लेना पड़ेगा यूज़ करने से पहले। जहाँ पर एक बात और लास्ट बात आती है कि भाई अगर गोजो को भाई पागलपन का दौरा पड़ता है या फिर वो मर जाता है, तो ऐसे में तोजी फुसिगुरु के साथ नाबितो ज़ेनिन ने जो समझौता किया था वो लागू होगा। उस समझौते में ये था कि ज़ेनिन खानदान का नेक्स्ट लीडर 27 लीडर मेगुमु फुसिगुरु को बनाया जाएगा और मेगुमु फुसिगुरु देखा जाए तो वो लीडर बन चुका है ज़ेनिन खानदान का इनडायरेक्टली अपने फादर की बदौलत। जहाँ पर तुम्हें पता ही होगा कैसे, तो देखो मैं बता दूँ ऐसे ही कि अपना गोजो है जो वो फिलहाल प्रिज़न जेल में कैद हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी अधमरी वाली हालत हो गई है, मरा हुआ समझा जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ेनिन खानदान का उसे लीडर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब नायो ज़ेनिन भाई अपने ही भतीजे से जलन रख रहा है और उसे गुस्सा आ रहा है कि क्यों भाई उसे लीडर बनाया गया है। इस वजह से वो गुस्सा होकर निकल पड़ता है कि भाई वो मारेगा मेगुमु फुसिगुरु को और पूरी की पूरी ज़ेनिन खानदान की विरासत और भाई सारी की सारी चीज़ें अपने कब्जे में ले लेगा। जहाँ पर वो निकलने से पहले उसे ये बात पता चलती है कि फिलहाल मेगुमि फुसिगुरु इतोदोरी के पास पहुंचने वाला है टोक्यो में, और टोक्यो में फिलहाल इतादोरी कर्जस से भाई लड़ रहा है रोड पे। चोजो के साथ मिलके वो कर्जस को कम करने में लगा पड़ा है, वहां पर हो ही रहा होता है और नायो ज़ेनिन एंट्री लेता है और भाई फुसिगुरु से वो पहले पहुंच जाता है, जहाँ पर वो इतादोरी को पीटना स्टार्ट कर देता है कि भाई ये मेगुमि फुसिगुरु को बचाने के लिए रास्ते में आएगा, इसे मारता हूं। और वहां पर अच्छा खासा ऑरा फार्म करता है, चीजें करता है, और वहीं पर ऑरा फार्म के चक्कर में ही वहां पर एंट्री होती है यूता ओकुत्सु की। और तुम्हें पता है यूता ओकुत्सु भाई सीजन 2 में क्या बोल के निकला पड़ा ये मैं यूजी इतादोरी को जान से मार डालूंगा। था, ये बातें बोल के निकला पड़ा था और वो इतादोरी को जान से मारना चाहता है। फिलहाल वहां पर अब हमें देखने को क्या मिलता है कि ओकुत्सु का बैटल और प्लस इतादोरी की बैटल दिखता है। फिलहाल हमें ये भी पता चलता है कि ओकुत्सु मारना चाहता है और वो काफी पावरफुल है रिका की पावर वगैरह के साथ। अब वो इतादोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड में वो बचा हुआ दिखता है, वो कैसे किस लिए, तो तुम एपिसोड देख के जानो, क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन करना वो स्पॉइल करना वो मजा किरकिरा करने वाली बात होती है, तो तुम देख के जानो। फिलहाल अब यहाँ पर हमें पता चलती है कि भाई गोजो फिलहाल प्रिज्म रेल में कैद है और उसे निकाला जा सकता है प्रिज्म रेल से, वो भी किसके हेल्प से, तो वो है तेंगिन से मिलते हैं और तेंगिन से पूछते हैं कि किस तरह सातोरू गोजो को निकाला जा सकता है प्रिज्म रेल से। तो मास्टर तेंगिन बताते हैं कि उन्हें निकालने के 3 रास्ते हैं। पहला है प्रिज्म रेल से निकालने के लिए कि इन्वर्टेड स्पेयर से भी निकाला जा सकता है, जो कि एक खंजर है जो तोजी फुसिगुरु यूज करता था, जो कर्जस को कैंसिल आउट करता था। बट उस बैटल में वो पता नहीं कैसे वो इन्वर्टेड स्पेयर वो खंजर गोजो ने कहीं छुपा दिया है, फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है, खत्म कर दिया या गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं है। फिर आती है ब्लैक रूप जो कि रस्सी थी, जिससे गोजो से ही लड़ते हुए वो रस्सी भाई डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो कि तुमने मूवी में देख रखा होगा, जीरो मूवी में जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बस फिर तीसरा रास्ता आता है एंजल, जिसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो कर्जस को भाई कैंसिल आउट कर सकती है और प्रिज्म रेल का भाई गेट खोल सकती है और वो सातोरू गोजो को बाहर निकाल सकती है। जहाँ पर अब भाई निकल जाते हैं एंजल जो एक सॉर्सरर है उसकी तलाश में टीम बना के, और फिलहाल तुम्हें यही 3 एपिसोड में देखने को मिला है। और यहीं पर अपने जो तेंगिन कलिंग गेम को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके रूल रेगुलेशन और कैसे खेले जाते हैं वो भी चीज़ें बताते हैं। बट तीसरे एपिसोड में वो चीज़ें मुझे उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आई, वो आउट ऑफ द बाउंड्स जा रही थी 2 बार एपिसोड देखने के बाद, जिसके बाद मैंने पर्सनली रिसर्च किया, जहाँ पर कलिंग गेम को मैंने अब समझा। और कलिंग गेम को अब सिंपल तरीके से मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ समझाने का, जहाँ पर कलिंग गेम एक्चुअल में भाई एक किलिंग गेम है जिसे केंजाकू ने स्टार्ट किया है, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे जापान को कर्जस एनर्जी से भर सके ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। जहाँ पर तुम्हारे मन में ये बात आ रही होगी कि क्यों नहीं केंजाकू को मारा जाए, और कलिंग गेम ये डेडली जो गेम है ये खुद ब खुद आना जो है, तो मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि केंजाकू जिंदा रहे या ना रहे भाई ये गेम चलता रहेगा कंटिन्यू। और उसे इस तरह भाई उसने बनाया है कि गेम जब तक
उसका मन ना करे केंजाकू की कि हाँ, मुझे मज़ा आ गया भाई, बस इस गेम को अब रोक देते हैं। जब तक वो उसकी ऐसी ना हो तब तक ये गेम चलती रहे, या फिर ऐसा ना हो कि पूरी ह्यूमैनिटी, सॉर्सरर सब के सब बोले कि हमें नहीं खेलना और अपनी जान दे दें, तब जाके ये गेम रुकेगा। ऐसा ये गेम है कलिंग गेम, जो कि डार्केस्ट है भाई, डार्केस्ट का भी डार्केस्ट गेम है, जिसमें तुम्हें बता दूँ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले गेमर्स हैं जो है सॉर्सरर हैं, कर्स यूज़र्स हैं, और भाई ज़बरदस्ती जिनकी भाई कर्स को अवेक किया गया है वो पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में एक दूसरे को मार के पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे। इस गेम का मेन उद्देश्य है। अब तुम बोलोगे कि भाई हाँ, ये गेम स्टार्ट किया हुआ था, तो मैं तुम्हें बता दूं ये गेम भाई स्टार्ट हुआ है शिबुया इंसिडेंट के बाद। कलिंग गेम स्टार्ट हो गया है। अब तुम्हें पता ही होगा कि शिबुया इंसिडेंट में आर्क में हुआ क्या। तो शिबुया इंसिडेंट में तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता होगा कि वो जो प्रिज्म रेल में कैद हुआ और कैद होने के बाद किस तरह सारे के सारे कर्सेस रहते जो छुपे रहते थे वो सब के सब भाई बाहर निकल आए, क्योंकि वो गोजू से डरते थे। उसके बाद केंजाकू फ्रीली घूम रहा था और भाई उसने पूरे आर्क को यानी कलिंग गेम में कैसे कन्वर्ट कर दिया तुम जानते ही हो। जहाँ पर गोजो के कैद होते ही वो एकदम फ्री हो चुका है, अब मनमर्जी चलाएगा। और वो उसका मेन मकसद ही यही है कि भाई वो पूरे जापान को कर्ज में भर सके और पूरे इंसान को इवॉल्व कर सके, सॉर्सरर्स को इवॉल्व कर सके और नया एक्सपेरिमेंट कर सके। और तुम जानते हो कि केंजाकू का सबसे ज़्यादा पर्सनली गेम क्या है, एक्सपेरिमेंट करना, जिसकी एक्सपेरिमेंट का तुम जानते हो कि डेथ ऑफ पेंटिंग जो कि चोजो उसका भाई रिजल्ट है, कितना पावरफुल है वो, और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और वो पूरे ह्यूमंस को भाई इवॉल्व करके और नए सॉर्सरर्स का भाई युग लाना चाहता है। उसका यही मोटिव है, यही चीज़ है। और वो गोजो के कैद होते ही उन चीज़ों में एकदम फ्री हो चुका और कलिंग गेम को उसने स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँ कि अपने जापान को उसने 10 कॉलोनीज में डिवाइड कर रखा है। 10 कॉलोनीज में भाई जैसे ही किसी ने एंटर किया ऑटोमेटिक ही गेम स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर मैं अब तुम्हें बताता हूँ टोटल इस गेम के रूल क्या हैं और उन गेम के रूल को एक्सप्लेन भी करता हूँ। जिनमें पहला रूल आता है कि कोई भी प्लेयर उन कॉलोनीज में एंटर करता है, किसी भी कॉलोनी में अगर उसने एंटर कर लिया तो भाई 19 दिनों में उसे अपनी कर्ज एनर्जी यानी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं यूज करता है तो मारा जाएगा। वहीं पर दूसरा रूल ये आता है कि हर सॉर्सरर्स को भाई दूसरे सॉर्सर को मारना ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो या सॉर्सर हो, उसे मारना ज़रूरी होगा। अगर वो नॉर्मल इंसान को मारता है उससे 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर उसने सॉर्सर को मार दिया तो उसे 10 पॉइंट मिलेगा। और तीसरा रूल आता है, तीसरा रूल ये है कि जो भी सॉर्सर मारा जाएगा उसकी जो कर्स की टेक्निक है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर चौथा रूल ये आता है कि जो भी प्लेयर है वो पॉइंट्स कमाता है। अगर उसने 100 पॉइंट्स कर लिए तो भाई वो गेम में एक नया रूल ऐड करवा सकता है। और भाई पर प्रॉब्लम ये है कि वो रूल इस गेम को खत्म ना करे, ब्रेक ना करे, तभी वो रूल मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। और सबसे खतरनाक चीज यही है। और फिर आता है पांचवा रूल, ये है कि कोई भी प्लेयर वो कॉलोनी के बाहर फ्रीली घूम नहीं सकता है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई यहाँ पर खूनी खेम चल रहा है कि एक तरफ कि अगर मैंने इस कॉलोनी में एंटर किया तो भाई उनसे लड़ाई कर रही होंगे, भाई सॉर्सर आपस में लड़ रहे होंगे तो मुझे भी देखेंगे, मुझे भी लपेट देंगे, मैं भी मारा जाऊंगा, तो मैं कॉलोनी में एंटर नहीं होऊंगा। तो देखो तुम नहीं भी एंटर होगे तब भी मारे जाओगे। कैसे? तो देखो पांचवा रूल इसी के ऊपर है कि किस तरह अगर प्लेयर कोई है तो भाई वो अपनी कॉलोनी के बाहर फ्रीली घूम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो फ्रीली घूमता है उसकी कर्ज एनर्जी को रिमूव किया जाएगा और वो मारा जाएगा। कैसे? तो देखो मैं बता दूं, तुमने पहले बात सुनी होगी कि इन गेम में पार्टिसिपेट उन लोग को करना पड़ेगा जो कर्ज यूजर्स हैं, साथ में सॉर्सरर्स हैं और साथ में जिन्हें जबरदस्ती कर्ज टेक्निक अवेक की गई हो केंजाकू के थ्रू। तो देखो मैं ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, तो उनमें तुम्हें सुमिकी का एक नाम याद करो, मेगुमी फुशिगुरु की सिस्टर जो सोती रहती है, उसे जबरदस्ती केंजाकू के थ्रू अवेक की गई है भाई उसकी कर्ज एनर्जी को। अगर वो बाहर कॉलोनी की रहती है तो भाई उसकी कर्ज टेक्निक को रिमूव की जाएगी और उस रिमूवल के बाद उसके माइंड में, उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो सह नहीं पाएगी वो इंसान की बॉडी और वो मारी जाएगी। तो इस वजह से उसे कॉलोनी में एंटर होना पड़ेगा। तो मेगुमी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत की बात है। और साथ में इतादोरी के लिए भी होगी, ओकुत्सु के लिए होगी, सबके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि भाई वो इंसान से प्यार करते हैं, उसकी सिस्टर से प्यार करते हैं। और इतादोरी तो मेगुमी की परवाह करता है और ओकुत्सु भी परवाह करता है। तो समझ रहे हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए होगी। तो कलिंग गेम में यही चीज़ होने वाली है। तो एक-एक रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। जहाँ पर अब हम 7th रूल्स की बात कर लेते हैं। तो अब आता है 7th रूल। 7th रूल ये है कि
अपने हिसाब से प्लेयर एक दूसरे को लड़ने के लिए चूज़ नहीं कर सकता है, चैलेंज नहीं कर सकता है। यहाँ पर गेम डिसाइड करेगा कि तुम्हें किसके साथ लड़ना है। अब तुम बोलोगे कि कौन सी बड़ी बात है, तो भाई देखो बात उनके लिए बड़ी है। मेगुमी अगर मान लो कि उसको अपनी सिस्टर से ही लड़ना पड़े पॉइंट्स कमाने के लिए, अगर नहीं लड़ेगा तो क्या होगा तुम जानते हो। तो उस कंडीशन में समझो मेगुमी को अपने अगर सिस्टर से लड़ना होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर चॉइस भाई तुम्हारी नहीं होगी, गेम की होगी कि तुम्हें किसके साथ लड़ना पड़ेगा। ये गेम चॉइस करेगी। ये 7th रूल है। और आखिरी आता है 8th रूल है कि गेम तब तक चलेगा जब तक कि केंजाकू खुश नहीं हो जाता, सेटिस्फाइज नहीं हो जाता भाई, तब तक ये गेम चलता रहेगा। जहाँ पर इस गेम में कोई ना विनर है ना कोई लूजर है, ये गेम कंटिन्यू चलने वाली है। ये सिर्फ केंजाकू के ऊपर है कि ये गेम कब तक चलेगी। जब तक उसे फुल मजा, फुल एक्साइटमेंट से सेटिस्फाइज नहीं हो जाता कि यस मजा हो गया, मैं सेटिस्फाइज हूँ, बस करो इस गेम को, तब तक ये गेम चलेगी। वहीं पर ये काफी डेंजरस है और काफी टेरिफाइंग है मेगुमी के लिए। वो कैसे, किस वजह से, तुम जब आएगे आगे के एपिसोड तुम्हें तब समझ में आएगा। जहाँ पर ये रॉयल डेंजरस गेम में है, जहाँ पर भाई लोगों को मेंटली तोड़ने वाला है। जहाँ पर कुछ बातें और है कि भाई इसमें नॉर्मल ह्यूमंस भी पिसने वाले हैं। अब देखो तुम बोलोगे कि भाई नॉर्मल ह्यूमंस कैसे पिसेंगे। तो जो नॉर्मल ह्यूमंस है जिनके पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है, कोई पावर्स नहीं है, वो न कर्ज को देख पाते हैं, तो वो तो सेफ हैं इन मामलों में। तुम ये सोच रहे होगे तो भाई वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है वो पूरे जापान को भाई उसने 10 कॉलोनीज में डिवाइड कर रखा है। और उसमें पूरे जापान में नॉर्मल ह्यूमंस भी तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। तो अब उनके पास क्या रास्ता है। तो उन पे केंचाकू ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तरस खाया है कि भाई वो लोग इस गेम से बाहर एग्जिट कर जाते हैं तो वो सेफ रहेंगे। बट तुम्हें पता है कि पूरे जापान में कितने सारे ह्यूमंस होंगे। अब बैटल चल रही होगी, उन बैटल में कुछ एक ही तरीका उन लोगों को बचने के लिए कि उन सॉर्सर्स के पीछे जाके छुप जाए। तुम्हें क्या लगता है वो सॉर्सर के पीछे छुपेंगे तो बच जाएंगे? नहीं, क्योंकि भाई खूनी खेम जब चल रहा है यहाँ पर कलिंग गेम का, वो आपस में जब सॉर्सर लड़ रहे होंगे तो उसमें भी वो इंसान पीछे जाएंगे, बिल्डिंग के डिस्ट्रैक्शन वगैरह दब के मरेंगे, कैसे मरेंगे। तो ह्यूमंस की भाई ब्लड ही ब्लड तुम्हें चारों तरफ दिखेंगे। इसीलिए तो ये डार्केस्ट गेम है। जहाँ पर इस डार्केस्ट गेम की बात तो एक और समझो कि किस तरह केंजाकू ने उन लोगों को कर्ज दिया है जिनमें नॉर्मल वो ह्यूमन इंसान थे पहले, जिसमें सुनुकी भाई मेगुमी फुसिगुरो की सिस्टर को ही लेकर चल लो कर्ज दे रखा है। अगर वो नहीं खेलती है तो देखो वो मरना उसका भी तय है, क्योंकि कर्ज रिमूव होगा तो भाई वो लड़की वैसे भी मारी जाएगी, अपने दिमाग की वजह से वो सही नहीं पाएगी। तो ये कितना डेडली गेम है, कितना ही खतरनाक है। जहाँ पर टोटल यही 8 रूल रेगुलेशन है। तुम समझ गए होगे कि ये इस गेम का मोटिव क्या है, किस वजह से ये खेला जा रहा है और किसने बनाया है, और ये आगे किन किन फाइट को होल्ड करती है। ये चीजें तुम समझ गए होगे। जहाँ पर अब हम थोड़ी सी भाई जुत्सु काइसेन की भाई जो बातें लोगों के बीच चल रही है उनको लेकर बात करें, तो देखो लोगों ने बहुत बातें की है कि कितना बैंगर एपिसोड है, कितने मापा वालों ने कितनी अच्छी तरीके से एनिमेट किया है। तो भाई मैं उन चीज़ों में इसको इंक्लूड नहीं करता, मैं खुद को उनमें नहीं शामिल करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने जुत्सु काइसेन के भाई जीरो मूवी देखी है, जुत्सु काइसेन की भाई पहला सीजन देखा है, जिसे मैं देख के भाई मन में ये बात बोलता था कि डीमन स्लेयर के सामने एक दिन ये खड़े होकर बोलेंगे कि डीमन स्लेयर मैं तेरे बराबरी का हूँ, मैं भी तेरे अच्छा कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी लाइट, कुछ खतरनाक एनिमेशन मैं भी कर सकता हूँ। बट मापा वालों ने भाई सीजन 3 सीजन 2 में मुझे उन चीज़ों से डिसअपॉइंट करते करते जा रहे हैं। अब आगे भी शायद से वो डिसअपॉइंट करें। जहाँ पर नो डाउट कुछ जगहों पे इन्होंने बहुत बैंगर प्रेजेंटेशन दिया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। जहाँ पर जैनिन खानदान का जब वसीयतनामा निकलता है 27th लीडर के लिए, तो मैंने वहाँ देखा था कि किस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन, एक लाइट को, एक कॉन्वर्सेशन को इतनी बैंगर तरीके से प्रेजेंट किया था कि लाइट का जो इस तरह घूमना वो कितना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा किया था। वहीं पर मैंने मापा के एनिमेशन जहाँ पर हाई मूवमेंट आते हैं, हाई फाइट के मूवमेंट आते हैं, वहाँ पर भाई डेप्थ बिल्कुल गायब है। बिल्डिंग के डिस्ट्रैक्शन हो या कुछ भी हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब था। अब तुम बोलोगे कि भाई बिल्डिंग का डिस्ट्रैक्शन है, उनमें तेरे को डेप्थ क्या चाहिए। तो भाई मैं क्या वही ये मापा है जिन्होंने जीरो मूवी बनाई थी और सीजन 1 जुत्सु काइसेन की बनाई थी, जिसमें बिल्डिंग के डिस्ट्रैक्शन वगैरह में डेप्थ दिख रहे थे। अब मैं वो चीज़ें जब मैंने पहले से देख रखी है, वो डिटेल वाइज चीज़ें देख रखी, तो मैं एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं लगाऊं कि भाई कम से कम इतना ना हो कि भाई पुरानी चीज़ें जो तुमने इंक्रीज करके नहीं दी है तो कम से कम डिक्रीज भी मत करो। इतना एक्सपेक्टेशन मैं लगा सकता हूँ भाई, इतना तो लगाएगा ही पर्सन, क्योंकि उन्होंने पहले से वो चीज़ें करके दे रखी है, कोई भी लगाएगा। जहाँ पर सीजन 3 में कुछ जगहों पे उन्होंने वेल परफॉर्म की है, वहाँ पर जहाँ पर हाई मूवमेंट नहीं है, जहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन चल रही हो और अपना करेक्टर हो या कुछ भी हो, एलिमेंट्स हो, एकदम चुप रहा हो या खड़ा हो, सिर्फ बात कर रहा हो, वहाँ पर उनकी डेप्थ और डिटेल्स दिखते हैं कि वहाँ पर एनिमेशन में उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर तुम मिक्स फीलिंग के साथ आते हो
हो कि भाई वाओ! कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा बैंगर भाई उन्होंने एनिमेट किया। बट तुम उन चीज़ों पे नोटिस नहीं कर पाते हो फाइटिंग के सीन्स पे, क्योंकि वहाँ पर हाई मूवमेंट, हाई एक्शन के रहते हैं, तो तुम फाइट पे ध्यान रखते हो, ना कि आस-पास में जो चीज़ें बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, उनके एनिमेशन पे तुम फ़ोकस ही नहीं कर पाते हो। बट भाई मैं उनमें से नहीं हूँ। शायद से मैं ही बहुत चूज़ी हूँ, या फिर मैं ही बहुत डम हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। शायद से मैं ही दुनिया से अलग हूँ जो ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। बट मुझे ये चीज़ें नोटिस हो रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं लग रही है, बात खत्म। और भाई वहीं पर मैं और चीज़ों को लेकर बात करूँ कि इन्होंने जो बैंगर बैंगर चल रहा है, तो मेरी नज़रों में भाई बैंगर नहीं है। बैंगर भाई जुत्सु काइसेन के एपिसोड ये है, इनकी कहानी, इनकी स्टोरी, इनकी फाइट ही बैंगर है। क्योंकि जब मैंने पढ़े थे मांगा-वांगा में जो फाइटें पढ़ी, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा फ़ील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। बट उसको मैं एक हाई स्क्रीन पे डेप्थ वाइज़ अच्छे एनिमेशन के साथ देखना चाहता हूँ, तो मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। भाई अब खुद ही बताओ कि जब तुमने पुरानी चीज़ों को देखा, तुम्हारे पुराने काम को देखा जाए, तुमने अच्छी और बैंगर एनिमेशन किया है, तो बंदा एक्सपेक्टेशन लगाता है कि और इंक्रीज़ करके दो। अगर इंक्रीज़ करके नहीं दे सकती हो, तो कम से कम डिक्रीज़ भी मत करो, या फिर उसी पे रहो, उसी चीज़ पे रहो, जिसकी वजह से कि हाँ, कोई बात नहीं कि लोग ना इंक्रीज़ करें, ना डिक्रीज़ करें, एक चीज़ पे स्टे हैं। तो इस वजह से मुझे उन चीज़ों को लेकर बुरा लगा है, एनिमेशन को लेकर मुझे कुछ ख़ास नहीं पसंद आया, मुझे डिक्रीज़ लगा है जुत्सु काइसेन का। बाकी प्रेज़ेंटेशन वगैरह में इन्होंने इंक्रीज़ बेशक किया है। और वेल, जुत्सु काइसेन के भाई पहले, दूसरे, तीसरे एपिसोड से मेरी यही कुछ मिक्स्ड फीलिंग है, जहाँ पर आगे के एपिसोड मुझे पता है कि अब ठीक नहीं होने वाले हैं, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। आगे के एपिसोड ऐसे हमें रफ़ी और कम डिटेल वाइज़ चीज़ें दिखने वाली है। और भाई इन डिटेल की अगर बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फ़ील होता है कि उन्होंने किन चीज़ों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इन लोग के पास काम की कमी नहीं है, भर-भर के काम है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपने वर्कर्स पे भाई प्रेशर डाल रखा है, इन्होंने जल्दी-जल्दी चीज़ें निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट उन जल्दी चीज़ों में इन लोगों ने एक चीज़ में भी शायद से भूल गए हैं कि ये एक तरीका भूल गए कि ये जितने भी एलिमेंट्स एनिमेशन वगैरह में यूज़ होते थे, उनको 3D में डिज़ाइन करके अच्छे से ब्लेंड करके दिखाते थे। बट अब जल्दीबाजी में उन 3D चीज़ों को ब्लेंड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मज़ा फ़ील नहीं दिख पा रहा है। जिनमें मैं युता ओकुत्सु की बात करूँ, तो मैंने उनके कपड़े को देखा, तो उनमें एक ऐसा ड्रॉ टाइप का फ़ील आ रहा था। एक्चुअल में मुझे 3D फ़ील नहीं आ रही थी, 2D भी फ़ील नहीं आ रही थी, जो मैंने ज़ीरो मूवी में देखा है, जो जुत्सु काइसेन के पहले सीज़न, दूसरे सीज़न में देख रखा है, वो फ़ील मुझे नहीं मिल रहा है तीसरे सीज़न में एनिमेशन के मामले में, जिनमें मैं एनिमेशन के मामले में बहुत, बहुत, बहुत मापा वालों से डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जिससे मैं उम्मीदें लगाता था कि डीमन स्लेयर के प्रोडक्शन एनिमेशन की कंपनी के कोई टक्कर दे सकता था, मापा वाले थे, बट अब उस उम्मीद पे ये खड़े नहीं उतर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ही उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मतलब डिसअपॉइंट कर दिया एनिमेशन के मामले में। बाकी तुम अपनी ओपिनियन बताओ कि बस मैं ही इतना चूज़ी और इतना नोटिसेबल हो रहा हूँ कि तुम भी हो, कि तुम भी इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हो, या फिर तुम भी बस अनदेखा कर रहे हो उन चीज़ों को लेकर। कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। एनिमेशन को लेकर मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, चलो बाय।